भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला बेंगलुरु में है। टेस्ट का पहला दिन बारिश से पूरी तरह धुल गया था। गुरुवार को 98 ओवर का खेल होना है। गुरुवार को टॉस हुआ और भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। भारत को विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के लिए क्वालिफाई करने के लिए यह सीरीज बेहद महत्वपूर्ण है। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया है। रोहित ने कहा, हम पहले बल्लेबाजी करेंगे। यह कवर के अंदर रहा है और हम समझते हैं कि शुरुआत में इसमें थोड़ी नमी हो सकती है, लेकिन पिच की प्रकृति ऐसी है कि आप पहले बोर्ड पर रन बनाना चाहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बृहस्पतिवार को विज्ञान भवन में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय अभिधम्म दिवस समारोह में शामिल होंगे और पाली भाषा के महत्व पर अपने विचार साझा करेंगे। संस्कृति मंत्रालय ने बुधवार को बताया कि मोदी बुद्ध धम्म की समृद्ध विरासत को संरक्षित करने एवं उसे बढ़ावा देने के लिए सरकार की ओर से किए जा रहे प्रयासों पर बात करेंगे। गौरतलब है कि अभिधम्म दिवस भगवान बुद्ध के अभिधम्म की शिक्षा देने के बाद स्वर्ग से अवतरण की याद में मनाया जाता है। प्रधानमंत्री मोदी अभिधम्म दिवस के महत्व, पाली भाषा के महत्व और बुद्ध धम्म की समृद्ध विरासत को संरक्षित और प्रोत्साहन देने के लिए सरकार के प्रयासों पर अपने विचार साझा करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के दूसरे सबसे वरिष्ठ जज जस्टिस संजीव खन्ना देश के अगले मुख्य न्यायाधीश होंगे। वर्तमान चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने जस्टिस खन्ना को अगला सीजेआई बनाने की सिफारिश केंद्र सरकार से की है। केंद्र सरकार यह सिफारिश मानती है तो 10 नवंबर को जस्टिस खन्ना सीजेआई पद संभालेंगे। वर्तमान जस्टिस चंद्रचूड़ उसी दिन सेवानिवृत्त हो रहे हैं। जस्टिस खन्ना का कार्यकाल 23 मई 2025 तक होगा, यानी वह करीब 6.5 महीने इस पद पर रहेंगे। केंद्र सरकार ने स्थापित नियमों के तहत सीजेआई से पिछले शुक्रवार को अनुरोध किया था कि वह अपने उत्तराधिकारी का नाम सुझाएं। इसी के जवाब में चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने यह सिफारिश की है। करीब 12.9 करोड़ भारतीय वर्ष 2024 में अत्यधिक गरीबी में जीवन बसर कर रहे हैं। विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार इन भारतीयों की प्रतिदिन की आमदनी 181 रुपये 2.15 डॉलर से भी कम है। वर्ष 1990 में यह संख्या 43.1 करोड़ थी। विश्व बैंक की मंगलवार को जारी रिपोर्ट के मुताबिक उच्च गरीबी मानक के साथ मध्य आय वाले देशों के लिए गरीबी की तय सीमा प्रतिदिन 576 रुपये 6.85 डॉलर है, लेकिन जनसंख्या वृद्धि के चलते 1990 की तुलना में 2024 में अधिक भारतीय गरीबी रेखा से नीचे रह रहे हैं। दिवाली से पहले यूपी के कर्मचारियों को भी महंगाई भत्ते डीए में वृद्धि का तोहफा मिल जाएगा। इसका लाभ 17 लाख से ज्यादा राज्य कर्मियों और शिक्षकों को मिलेगा। वर्तमान में यहां के कर्मचारियों, अधिकारियों और शिक्षकों को मूल वेतन पर 50% डीए मिल रहा है। केंद्र के समान ही 3% वृद्धि होगी, जो जुलाई से लागू होगी। केंद्र सरकार में लगभग 1 करोड़ से अधिक कर्मचारियों और पेंशनरों के महंगाई भत्ते डीए एवं महंगाई राहत डीआर में 3% वृद्धि की सौगात मिली है। बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट ने डीए की दरों में बढ़ोतरी के प्रस्ताव पर मुहर लगाई है। वायु प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट लगातार सख्त है। शीर्ष अदालत ने हरियाणा सरकार को पिछले आदेश का पालन नहीं करने पर फटकार लगाई, साथ ही चेतावनी दी कि अगर आदेश का पालन नहीं किया गया तो वह हरियाणा के मुख्य सचिव के खिलाफ अवमानना का मामला दर्ज करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने पराली जलाने के दोषी पाए गए अधिकारियों पर मुकदमा नहीं चलाने पर बुधवार को हरियाणा और पंजाब सरकारों को फटकार लगाई। साथ ही राज्य के मुख्य सचिवों को 23 अक्टूबर को पेश होने और स्पष्टीकरण देने को कहा। पूरे विश्व में बढ़ रहा जल संकट खाद्य उत्पादन के लिए बड़ा खतरा बन रहा है। एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अगर इस पर काबू न पाया गया तो 2050 तक वैश्विक जीडीपी में 8% तक की गिरावट आ सकती है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि कम आय वाले देशों में जीडीपी में 15% तक की कमी आ सकती है। अंतर्राष्ट्रीय समूह ग्लोबल कमीशन ऑन द इकोनॉमिक्स ऑफ वाटर की रिपोर्ट के मुताबिक कमजोर आर्थिक प्रणाली, भूमि के बढ़ते उपयोग, जल संसाधनों का सही प्रबंधन न होने और जलवायु संकट ने वैश्विक जल संकट पैदा किया है। केंद्र सरकार ने 20 नई दवाओं की खुदरा कीमतें तय कर दी हैं, जिनका विभिन्न स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के इलाज में इस्तेमाल किया जाता है। इनमें बिसोप्रोलोल और एम्लोडिपाइन मिश्रित गोली शामिल है, जिसे रक्तचाप के इलाज में मरीजों को दिया जाता है। इस दवाओं में रेड्डीज लैबोरेटरीज फार्मा कंपनी की सेफुरोक्सिम एक्सेटिल नामक टैबलेट, कैडिला फार्मास्यूटिकल्स की एल्कार्निटाइन मेकोबालामिन और फोलिक एसिड टैबलेट, यूनिसन फार्मास्यूटिकल्स और मेडले फार्मास्यूटिकल्स की सीताग्लिप्टिन, मेटफॉर्मिन हाइड्रोक्लोराइड व लिमेपाइराइड टैबलेट फॉर्मुलेशन शामिल है। एनपीपीए के मुताबिक
इस बैठक में फार्मा सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज और उनकी सहायक कंपनियों के उत्पादों के लिए फार्मास्यूटिकल्स खरीद नीति संबंधित मामलों पर भी चर्चा हुई है। विस्तारा की फ्रैंकफर्ट मुंबई फ्लाइट में बम होने की धमकी मिली, जिसके बाद फ्लाइट की मुंबई में आपात लैंडिंग कराई गई। फ्लाइट में 147 यात्री सवार थे। विस्तारा एयरलाइंस ने एक बयान जारी कर बताया कि 16 अक्टूबर 2024 को उन्हें फ्लाइट संख्या UK 028 में बम रखा होने की सूचना मिली। यह फ्लाइट जर्मनी के फ्रैंकफर्ट से मुंबई के लिए संचालित होती है। फ्लाइट में बम होने की धमकी सोशल मीडिया के जरिए दी गई। विमान सुरक्षित मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरा। इसके बाद विमान को आइसोलेशन एरिया में ले जाया गया, जहां सभी यात्रियों को सुरक्षित उतार लिया गया। फेमिना मिस इंडिया 2024 के विजेता की घोषणा की जा चुकी है। इस बार मध्य प्रदेश के उज्जैन की रहने वाली निकिता पोरवाल ने फेमिना मिस इंडिया 2024 का खिताब जीता है। निकिता अब मिस वर्ल्ड कॉम्पिटिशन को रिप्रेजेंट करेंगी। फेमिना मिस इंडिया 2023 की विनर रह चुकी नंदिनी गुप्ता ने निकिता को ताज पहनाया। ये आयोजन मुंबई के वर्ली में हुआ है। निकिता पोरवाल ने महज 18 साल की उम्र में अपने फिल्मी सफर की शुरुआत कर दी थी। इतनी सी उम्र में ही वो एक टीवी शो की होस्ट बन गई थी। मजे की बात है कि निकिता एक कमाल की लेखिका भी हैं।